Hey everyone, welcome back to our channel FinUp with Chinup। तो लाइक ऑलवेज आज हम कुछ नया कंटेंट लेके आए हैं। तो हमारा एक सीरीज चल रहा था जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे निफ्टी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। तो आज जो हमारा कंटेंट होने वाला है वो हम आईटी सेक्टर के बारे में कवर करने वाले हैं। तो आईटी सेक्टर जो कि इंडिया का सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जहाँ पे कुछ वेल नोन कंपनीज आते हैं लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, LTI माइंट्री, टेक महिंद्रा। तो ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये हमारे कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। ये बाहर के तो काफ़ी प्रोजेक्ट हैंडल करते ही हैं। अगर आप मतलब मोस्ट ऑफ देम क्या जिनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो US या यूरोपियन कंट्रीज के प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ से वो आउटसोर्स करते हैं। यहाँ पे हम इंडिया में ये TCS, इन्फोसिस टाइप की कंपनीज को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इंडिया के इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स या जो टेक प्लेटफॉर्म्स है ना, उसको भी यही लोग मैनेज करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली TCS ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो पूरा वेबसाइट था, पूरा टेक इनेबल जो उनको सिस्टम किया, वो काफ़ी रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया है, जिससे कि ये पूरा प्रोसेस काफ़ी इफिशिएंट एंड बेटर हो पाए। तो लाइक दीज ऑल इंपॉर्टेंट वर्क्स आर डन बाय दीज IT कंपनीज। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दीज कंपनीज। मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप यू गाइज कैन शेयर सी माई स्क्रीन। तो यहाँ देखो, मैंने ग्रो पे फिल्टर लगाया IT इंडस्ट्रीज में, और हम देख सकते हैं कंपनीज यहाँ पे आ रहे हैं। टॉप कंपनीज TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, LTI माइंट्री। देखो LTI माइंट्री पहले क्या था ना, LTI एक अलग कंपनी था और माइंट्री अलग कंपनी था, दोनों का मर्जर हो गया और वो दोनों मिलके अब LTI माइंट्री बन गया। इससे क्या हुआ, कंपनी को बेनिफिट मिलता है इंटरनली। दे आर गेटिंग मोर प्रोजेक्ट्स, बेटर रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेट कर पा रहे अच्छे से। तो काफ़ी बार कंपनी ऐसे आइदर डीमर्जर होता है या मर्जर होता रहता है कंपनीज के बीच में, ठीक है। टेक महिंद्रा, इन्फो एज, देखो यहाँ पे माइंट्री इन्होंने डेटा अपडेट नहीं किया इसलिए भी यहाँ पे लिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये इससे मर्ज हो चुका है। इन्फो एज क्या है ना, इन्फो एज इज आई मीन इट्स अ टेक कंपनी ओनली बिकॉज ये काफ़ी सारी चीज़ करता है। जैसे कि इसको अगर आप ब्रोकर अकाउंट पे जाके सर्च करोगे तो नौकरी नाम से आता है। naukri.com जो है ना, वो इन्फो एज कंपनी का ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर वेबसाइट्स लाइक 99acre.com, jeevansathi.com या शिक्षा.com। तो ये सभी वेबसाइट्स भी इन्फो एज कंपनीज का है। इन्फो एज कंपनी का है, इट्स अम्ब्रेला कंपनी विद इन दीज वेबसाइट्स आर देयर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने मार्केट लीडर इन दिस विच इज TCS। देखो TCS का मार्केट कैप कितना है। देखो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे वीडियोस, जब हम निफ्टी से कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, तब TCS का थोड़ा मार्केट कैप कम था। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी बुल रन आया हुआ है तो TCS 8-9% ऊपर भाग चुका है स्टॉक का, इसलिए इसका मार्केट कैप भी बढ़ गया है। हमने देखा था मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट होता है, स्टॉक का प्राइस जो उसका CMP चल रहा होता है एंड नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स तो कांस्टेंट रहे लास्ट 15 दिन में, बट स्टॉक का प्राइस बढ़ गया इसलिए मार्केट कैप भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। वैसे ही सभी IT कंपनीज का रिसेंटली अगर आप लोगों को पता हो तो FOMC का मीटिंग हुआ था US में, जहाँ पे ये बात हुआ था कि रेट को वो लोग कट करने वाले कमिंग ईयर में, कमिंग क्वार्टर्स में। तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे, एंड सभी स्टॉक्स ऊपर काफ़ी चले गए। अपार्ट फ्रॉम दैट बीजेपी का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि बीजेपी ने 3 स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म किया, तो उसको भी लोग काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजेपी कमिंग इन द सेंटर इज इंक्रीज। तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो लोग काफ़ी बुलिश हो गए मार्केट को लेकर के, एंड आप देखोगे निफ्टी भी अभी ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। तो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। TCS देखो, इसका मार्केट कैप 13.41 लाख करोड़, दैट्स अ ह्यूज नंबर इट इज। हम इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो TCS को मैं क्विकली एक बार स्क्रीनर पे खोलता हूँ। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा मार्केट कैप डिफरेंट दिख रहा है बिकॉज डेटा अपडेट नहीं हुआ है ग्रो में, तो दैट्स वाई मतलब आज कुछ प्राइस चेंज हुआ होगा, TCS में ऊपर गया हुआ नीचे गया, वो प्राइस यहाँ पे इसलिए आपको ग्रो एंड यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है। दैट्स कंप्लीटली फाइन, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। करंट प्राइस ये दिख रहा है आपको। हाई लो क्या है ना, कि मतलब इस ईयर में, लास्ट 1 ईयर में क्या इसका हाई था, क्या लो था, तो वो यहाँ पे प्राइस ये लिखा है। स्टॉक पी तो हमने डिस्कस किया था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बुक वैल्यू इज कि अगर कंपनी अपना सभी एसेट्स को बेच देता है एंड कंपनी अगर अपने सभी एसेट को बेचता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो उसका क्या वैल्यू आता है। चलो इसके जो बुक वैल्यू पे कभी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम की टर्म्स के बारे में बात करना चाहते हैं बस, TCS एंड कंपेयर विद कॉम्पिटिटर। देखो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू लेट यू गाइस अंडरस्टैंड कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कौन से कंपनी अच्छा होता है, कब कौन सा ओवर वैल्यूड है या कब अंडर वैल्यूड है, एंड कौन सा प्राइस बाइंग के लिए सही है, कब कोई कंपनी बुलिश ट्रेंड पे आती है, कब वो बियरिश है,
एंड कब एफ ज़्यादा होल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं, कब वो अपना पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सब सभी चीज़ आप देख पाओगे। सो स्टेट मतलब आगे भी जो भी हमारा वीडियोस आता है ना, वो आप कंटिन्यूसली फॉलो किया करो, तो मे बी आप काफ़ी टाइम तो फॉलो करोगे तो आपको भी ये सब खुद एनालिसिस करना आ जाएगा। ठीक है, तो टीसीएस को एक बार कंपेयर करते हैं इसके कॉम्पिटिटर से। देखो यहाँ पे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, एलटीआई माइंड्री, टेक महिंद्रा, एलटीटीएस। एलटीटीएस क्या है? एलएनटी का ये टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट कंपनीज को हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो टीसीएस का फर्स्ट हम देख सकते हैं पी रेशियो 31.6, थोड़ा ज्यादा हो गया रिसेंटली ऑब्वियसली। देखो जो पी होता है 20s में, जब आईटी कंपनी में पी होता है ना, वो अच्छा माना जाता है। जब 23, 24, 25 पे रहता है तो और भी अच्छा है। जैसे कि अभी हम देखो, आप देखोगे विप्रो का अंडर 20 है, मतलब काफी स्टॉक का प्राइस गिरा था। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप देखोगे विप्रो का चार्ट खोल के ना, तो कभी ये 730, 740 पे ट्रेड कर रहा होता था, अभी 445 पे है। अगर आप 2-3 महीने पहले देखोगे तो 400 के नीचे भी गया था ये, राइट। तो इसका पी अभी काफी डिसेंट है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन कि आप जाके विप्रो को शेयर खरीद लो, मैं बस आपको कंपेयर कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स यू नीड टू कंसीडर बिफोर मेकिंग योर बाइंग और सेलिंग डिसीजन, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, पी रेशियो हो गया, आरओसी परसेंटेज हो गया, उसका ग्रोथ क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है, कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कंपनी को, कंपनी का विजन क्या है, फिर उसका गाइडलाइंस क्या है। कभी कई बार क्या होता है, कंपनी अपना गाइडलाइन अच्छा नहीं देता है। जैसे अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में इन्फोसिस के साथ क्या हुआ था, इन्फोसिस ने अपना गाइडलाइन खराब कर दिया। मतलब कंपनी वर एक्सपेक्टिंग कि आगे आने वाले ग्रोथ उनका कम होने वाला है, तो तब भी आई मीन दे आर गेटिंग पनिश्ड इन द मार्केट, बिकॉज क्या, अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नहीं बढ़ता तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस को थोड़ा डंप किया जाता है, पीपल स्टार्ट टू सेल। ठीक है, तो या कमिंग बैक, देखो टीसीएस का हमने बोला पी देखो 31.63 है, मार्केट लीडर है सभी आईटी कंपनीज में, तो थोड़ा इसका पी ज्यादा है भी, बट दैट्स ओके, मार्केट लीडर है तो मतलब द चांस ऑफ फेलिंग दिस कंपनी इज मिनिमल। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट टॉप 3 कंपनीज में आता है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो ऑब्वियसली टीसीएस जैसे कंपनी फेल होना मतलब इट्स लाइक पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश करना, जो कि पॉसिबल ऐसा नहीं लगता अभी नियर फ्यूचर में, राइट। इन्फोसिस भी देखोगे तो आप कितना 6.4 लाख करोड़ की कंपनी है, इसका पी देखोगे तो ऑब्वियसली मतलब टीसीएस आपको थोड़ा बेटर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप देखो आरओसी, अगर आप आरओसी देखोगे तो टीसीएस का काफी बेटर आरओसी एज कम्पेयर टू इन्फोसिस। अगेन दीज टू आर नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, वो पे भी हम धीरे धीरे करके आएंगे। द नेक्स्ट कंपनी इज एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल का प्राइस तो क्या शूट किया है, अब आपको उसका कभी वीडियो में या आप खुद जाके एचसीएल टेक में देख सकते हो कि लास्ट 2-3 मंथ्स में एचसीएल का स्टॉक प्राइस क्या भागा है, राइट। द रीजन इज कि इसका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया था, प्लस लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस कंपनी। फंडामेंटल तो काफी अच्छा था ये कंपनी का, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, राइट। विप्रो देखो थोड़ा सा अंडर वैल्यू रिव्यू दिख रहा है, इट फील्स लाइक कि इसको अभी बाय करने का अच्छा जोन है। ठीक है ना। एलटीआई माइंड्री देखो, एलटीआई माइंड्री का पी आप बोलोगे 41, ये तो खराब हो गया फिर तो। बट द थिंग इज कि एलटीआई माइंड्री जो है ना, अभी इसका जो ग्रोथ रेट है वो काफी बेटर है एज कम्पेयर टू द कंपनी। अगर आप इसको देखोगे, द वे द कंपनी हैज बीन ग्रोइंग ओवर द इयर्स इज बेटर। अगर आप शुरू में देखोगे आज से 20 साल पहले विप्रो इन्फोसिस कैसा हुआ करता था ना, तो उस टाइम पे जितना ग्रोथ रेट होता था ना, जिस तरह जितना फास्ट ग्रो कर रहा था कंपनी, उस रेट का ग्रोथ अभी शो कर रहा है एलटीआई में। तो थिंक जितना छोटा कंपनी होता है उसका मार्केट कैप रिलेटिवली कम होगा। आप देखोगे तो इसका मार्केट कैप कितना आपको दिख रहा है, देखो 2 लाख करोड़ से कम, 2 लाख करोड़ से कम है, हाँ रिलेटिवली सबसे छोटा है। तो क्या होता है ना, जितना छोटा कंपनी है उसका ग्रोथ चांसेस मतलब डबल होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप बोलोगे टीसीएस अभी 14 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़ हो जाए तो चांसेस लिटिल लेस, बट ये नहीं बोलूंगा कंपनी खराब हो गया। और ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता, लार्ज कैप में मैं बताया था ना टॉप 100 कंपनीज हैं, तो ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता। उसका भी रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि जितने भी बड़े लोगों ने अपने पैसा बनाया है ना, जितने भी आप देखोगे एफआईडीएस मोस्टली वो लार्ज कैप में ही ट्रेड करते हैं। अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन कि आप लार्ज कैप में पैसे लगाओ, इट टोटल डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट कि आप किस टाइप का ट्रेड लेना चाहते हो, किस टाइप का आपका इन्वेस्टमेंट विजन है, ओके। टेक महिंद्रा, अगेन टेक महिंद्रा इज ऑल्सो गुड कंपनी। इसका भी आप पी देखोगे तो अभी राइट नाउ काफी बढ़ गया है, कि स्टॉक प्राइस भी भाग गया था अकॉर्डिंगली, एंड इसका रिजल्ट भी खराब है। देखो क्या होता है ना, पी रेशियो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो भी पी बढ़ता है, या रिजल्ट खराब आ जाए, रिजल्ट खराब आया तो क्या होता है, रेवेन्यू कम हो जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। बेसिकली पी क्या होता है, प्राइस पी बाय ई रेशियो, पी अपॉन ई। ऊपर होता है प्राइस, नीचे होता है अर्निंग। अर्निंग मतलब क्या होता है, कितना कंपनी ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो कंपनी का अच्छा नहीं करेगा, प्रॉफिट गिर जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो गया तो पी बढ़ जाता है। वैसे कंपनी का रिजल्ट अच्छा पोस्ट करता है तो पी उसका घट जाता है, ओके। तो टेक महिंद्रा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, दैट इज वन ऑफ द रीजन। और प्राइस भी बढ़ा है तो इसका पी थोड़ा ज्यादा है, तो ये थोड़ा अभी नॉट इन सो मच बाइंग जोन, ओके। एलटीटीएस का ज्यादा पी है, अगेन
मैंने बोला था छोटा कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ज्यादा अच्छा ग्रोथ का चांसेस, दैट्स व्हाई भी कभी कभी पी हाई होता है। ठीक है, तो अभी बार देखते हैं टीसीएस में इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, इसके प्रमोटर्स हो गए, डीआईआईज हो गए, एफआईआईज हो गए, या गवर्नमेंट हो गए समटाइम, या पब्लिक हो गए, वो कैसा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न मेंटेन करते हैं। 2020 के दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे तो मतलब घटा नहीं है और बढ़ ही गया है प्रमोटर्स का होल्डिंग। प्रमोटर्स का होल्डिंग 72.3%। अगर आप रिसेंटली देखोगे ना तो टीसीएस का बायबैक भी आया था। बायबैक में क्या होता है, बेसिकली कंपनीज काफी शेयर्स को खरीदता है और प्रमोटर्स उस शेयर्स को बढ़ाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है ना, प्रमोटर्स के पास वो शेयर बढ़ता है, राइट। तो दैट इज, ये सब कर करके भी आप देखोगे टीसीएस का शेयर प्रमोटर के पास थोड़ा ज्यादा हो गया है। एफआईएस के पास भी देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 12.47% शेयर है। डीआईएस के पास भी देखो 10% है, मतलब गवर्नमेंट भी होल्ड करता है थोड़ा सा एंड पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास भी सिग्निफिकेंट है 5.17%, बट मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स आर विथ promoters FII and DI, and that makes the company strong in terms of the number of share hold by the promoter DI and FI। क्या है ना कि जब भी प्रमोटर्स डीआई एफआई के पास ज्यादा शेयर होता है तो स्ट्रॉन्ग हैंड बोला जाता है, और जब भी रिटेलर्स के पास शेयर बढ़ने लगते हैं तो वीक हैंड बोला जाता है। इसका रीजन क्या है ना, जितना इन्फॉर्मेशन कंपनी के प्रमोटर्स के पास ऑब्वियसली मेरे और आपके पास नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली डीआईआई एफआई के बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होते हैं। डीआईआई आर बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज या ऐसे बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं जिनके पास काफी इन्फॉर्मेशन होता है, काफी क्वालिफाइड लोग होते हैं जिनका काम ही यही है कि वो एनालाइज करते रहे कि कौन सा कंपनी कहाँ कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनका मैनेजमेंट कैसा कर रहा है। And FIs again, they have a huge amount of money and resources, so obviously these people have a better resources and the knowledge and in the information, right। अगर ज्यादा बुलिश है कोई स्टॉक पे, इसका मतलब है कि स्टॉक में कुछ तो कुछ अच्छा हो रहा है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये था हमारा टीसीएस के बारे में। सिमिलरली हम देखेंगे इन्फोसिस एंड बाकी कंपनीज का भी। तो देखो कुछ रेशियोज जो मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट, पी तो आपको लिखना ही चाहिए। अगर पी 20 से 25 के रेंज में तो बेस्ट है। अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, डिपेंड ऑन द कंपनी मार्केट वैल्यू ऑल्सो, मार्केट पोजिशन, गैप ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, ये सब तो मैंने बोला ही था। एंड उसके साथ आपको ये भी देखें डिविडेंड कितना दे रहा है। देखो एचसीएल टेक इज अ वेरी ग्रेट इन दैट कंपनी, ग्रेट इन दैट एस्पेक्ट। देखो पी भी डिसेंट, अभी तो थोड़ा बढ़ भी गया, बट आप देखोगे डिविडेंड भी 3.19% दे रहा है। इसका मतलब आप स्टॉक होल्ड भी करते हो ना, अगर आप स्टॉक अप्रिशिएट ना भी करते तब भी आपका जो सेविंग अकाउंट में इतना पैसा आता है ना आपका बैंक में, उतना तो यहाँ डिविडेंड में मिल जाएगा, right? Again, I'm not telling you go and buy HCL. Do your own due diligence. That's very important. हाँ, तो मैं बस बता रहा हूँ कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं। वन फैक्टर इज पी, अदर फैक्टर डिविडेंड। उसका आप ये देखोगे रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, एंड देन आरओई एंड आरओसी का क्या ग्रोथ रेट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा अगर आपको कंपनी का मैनेजमेंट आके बोल दे कि कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव खराब है तो ऑब्वियसली इन दैट केस तो आपको कंपनी एग्जिट करना चाहिए, या यू हैव टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, तो यस, इन बिग कंपनीज हम बोलेंगे, लार्ज कैप में तो ये 7 कंपनीज ही अभी हम है जिसको आप ज्यादा केयरफुली एनालाइज आपको भी करना चाहिए। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू मेक अ डिसीजन टू बाय इन आज ऑफ द कंपनीज, तो आप अकॉर्डिंगली अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आप स्क्रीनर पे खोल सकते हैं, जाके देख सकते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर को कंपेयर कर सकते हैं एंड अपना डिसीजन बना सकते हैं। इफ यू से अबाउट मी कि हम क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब हम तो सभी कंपनीज में देखते हैं किसका क्या, मतलब जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही हम भी एनालाइज करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा है। कभी हम स्विंग करते हैं, इट्स लाइक वी बाय एंड वी सेल एट अ डिसेंट प्राइस। तो ये सब क्या होता है ना, आप लोग भी करना सीख जाओगे अगर आप ये कंटिन्यूअसली वीडियोस को फॉलो करोगे, एंड आपको भी पता चल जाएगा कि कब ये बाइंग जोन में है या मतलब कब सेलिंग जोन में। एक मैं आपको फैक्टर बताता हूँ, टीसीएस एग्जांपल नहीं, उसी को देख के आपको बताता हूँ क्या है ना। स्क्रीनर पे मैंने खोला है इसका चार्ट टीसीएस का, राइट। यहाँ आप देख सकते हो एनएससी में क्या प्राइस चल रहा है, दैट्स वन ऑफ द थिंग। यहाँ 50 डीएमए एंड 200 डीएमए दिया हुआ है, ये कुछ होता है बगल में वॉल्यूम में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या होता है मतलब 50 डीएमए मतलब क्या होता है ना, 50 डे मूविंग एवरेज। मतलब 50 डे का मूविंग एवरेज से अगर स्टॉक ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक इज इन बुलिश ट्रेंड। अगर 200 डे से भी ऊपर, देखो मैं एक येलो लाइन लगाया है यहाँ पे, अगेन अगर 200 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, that means the company is doing phenomenal and company is in bullish trend. Phenomenal in terms of the people are buying shares and making it. I mean, people are showing more interest in the stock, in the particular stock. ठीक है ना, तो आप देखोगे कि 200 डीएमए और 550 डीएमए दोनों ही से ही स्टॉक प्राइस ऊपर चल रहा है। जैसे ही 2500 कितना 2540 के राउंड प्राइस क्रॉस किया तो ये बुलिश हो गया। तो ऐसे हम एनालाइज करते हैं। तो आज हमने देखा आईटी कंपनीज के बारे में। कभी अगर आप लोगों को लगता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक
को हम डिस्कस, आप चाहते हो हम डिस्कस करें तो आप कमेंट कर सकते हो। हम वो पर्टिकुलर स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, उस कंपनी का क्या चल रहा है, क्या मैनेजमेंट कॉल है, एंड एवरीथिंग वी कैन डू दैट। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आप लोगों से, तो हम एक नया सेक्टर के बारे में बात करेंगे, उस सेक्टर के क्या इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो सब देखेंगे। टिल देन, बाय बाय।